नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज का जो टॉपिक है वो यूपीएससी का प्रीलिम्स 2024 जो हुआ है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके ऑलरेडी हम 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे वो है 36। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज। तो हाइड्रोजेल्स कहाँ यूज होते हैं? कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। तो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो इसके यूज देख लेते हैं एक बार। इसके यूज कहाँ कहाँ हैं, बायोमेडिकल में कहाँ कहाँ हाइड्रोजेल यूज होते हैं। आर यूज्ड इन वेराइटी ऑफ बायोमेडिकल एप्लीकेशन। एक तो वुंड ड्रेसिंग, कि आपको कोई चोट लगी है तो उसकी ड्रेसिंग करने के लिए हाइड्रोजेल्स यूज होते हैं। ट्रीट बर्न ट्रॉमेटिक वुंड्स, बेड सोर्स एंड अल्सरेशंस। तो ये सब है। फिर ड्रग डिलीवरी, हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड ट्रांसडर्मल सिस्टम। फिर टिश्यू इंजीनियरिंग, हाइड्रोजेल आर यूज फॉर टिश्यू इंजीनियरिंग एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी इनको यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है हाइड्रोजेल्स का। कैन हेल्प प्लांट ग्रो मोर एफिशिएंटली एंड बाय इंक्रीजिंग वाटर रिटेंशन इन सॉइल एंड प्लांट्स। और फिर फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, आर यूज इन फूड इंडस्ट्री। बायोसेंसर में भी यूज़ होते हैं हाइड्रोजेल्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो हाइड्रोजेल्स are widely used controlled drug delivery systems because they can encapsulate drug and release them in a controlled manner. फिर है कि hydrogels can be used in mobile air conditioning system, can absorb and release moisture which can be useful in humidity कंट्रोल एंड क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। और हाइड्रोजेल जो है इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट को की प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, वेयर, कंट्रोलिंग विस्कोसिटी, इंप्रूविंग थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये सब चीज़ों के काम यूज हो सकता है। और तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि पावर्ड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पावर्ड अगर कोई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उससे क्या रिलीज होगा? तो इसमें सिर्फ वाटर वेपर रिलीज होगा। एग्जॉस्ट एयर फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर वेपर होता है उसमें। तो जो ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है दे एमिट ओनली वाटर वेपर, मेकिंग देम लोकल एमिशन फ्री एंड कंट्रीब्यूटिंग टू क्लीनर एयर इन द सिटीज। तो इसीलिए ही इसको इंट्रोड्यूस किया है कि ये कोई पोल्यूटेंट रिलीज एमिट नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर वेपर। नेक्स्ट है कि रिसेंटली द टर्म पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किस चीज के लिए इसको डिस्कस किया है? पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। तो इसमें क्या है कि इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स और लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो कैसे ये फंक्शन करेगा। वो है कि जो बेसिकली ये एनर्जी स्टोरेज जो सोल्यूशन है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है किसके लिए? पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर के लिए। और कैसे काम करता है ये? बेसिकली दो वाटर रिजर्वायर होते हैं अलग अलग एलिवेशन पे, कि एक इस वाले हाइट पे हो गया, एक यहाँ हो गया। फिर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सरप्लस एनर्जी, जब एनर्जी सरप्लस में है उसकी इतनी जरूरत नहीं है, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी पंप्ड वाटर फ्रॉम द लोअर रिजर्वायर टू अपर। तो यहाँ जो पानी है जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कम है तो वो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और वो वाटर वापस इस अपर जो रिजर्वायर है वहाँ के लिए क्या है, इसको ट्रांसफर करता है। और फिर जब फिर से हाई लोड आ जाता है या हाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है तो वो वाटर फिर से उसको रिलीज करते हैं और फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वो फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और हाई लोड को क्या है की जो डिमांड है उसको फुलफिल करेगा। तो ये बेसिक इसका क्राइटेरिया है। तो इसको बोलते हैं पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। तो ये मतलब पंप वाटर जो है उसको पंप करता है, उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज होती है। आप कोई बैटरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट जो लोअर पोर्शन पे पानी है उसको हायर रिजर्वायर में ले जा रहे हैं और जब जरूरत है तो उसको फिर से रिलीज करके फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। फिर नेक्स्ट है कि मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स क्या है, आर ऑफन डिस्कस्ड। तो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या फिर ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। तो ये इसका आंसर है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। कैसे है वो देख लेते हैं हम कि इसमें क्या है कि जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है ये वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट कंबाइंस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस विद मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है आर कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस है कि हाई वाटर क्वालिटी प्रोड्यूस, क्लीन वाटर मतलब ये प्रोड्यूस करता है। स्मॉल इंस्टॉलेशन एरिया, ज़्यादा एरिया नहीं रिक्वायर है, जैसे कि सेडिमेंटेशन वाला होता है उसमें बहुत सारा एरिया आपको चाहिए होता है। इजी ऑपरेशन है, इजीली ऑपरेट होता है। रेजिस्टेंट टू चेंजेस इन सीवेज लोड, तो उसमें क्या है वो रेजिस्ट करता है उस चीज़ को। आइडियल फॉर रिसाइकलिंग, और रिसाइकलिंग वाटर की रिसाइकलिंग के लिए वो क्या है, आइडियल है। फिर नेक्स्ट आपका है कि
विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ। तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि क्या है ये। तो इसका बेसिक आंसर क्या है, ये है कि कोलेट्रल बोरोइंग और एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। पार्टिसिपेंट टू बोरो एंड लैंड मनी अगेंस्ट कोलेट्रल। तो नॉर्मली लोन्स जो है वो कोलेट्रल के अगेंस्ट ही मिलते हैं, तो वो उसके बारे में ही बात कर रहा है। थोड़ा टेक्निकल नाम दे दिया, कोलेट्रलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। तो बोरोवर पे क्या ऑब्लिगेशन होती है, बोरोवर इज ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न बोरोड मनी एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। और जो ये कोलेट्रलाइज बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन है, यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेट्रल यूज किया है और उसके जगह आपको क्या है, पैसा मिला है। तो वो पैसा आप किसी टाइम पे वापस करोगे, अगर नहीं करोगे तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उससे क्या है, बैंक को पैसा मिल जाएगा। तो कोलेट्रल का काम ही यही है। ठीक है, तो इसका बेसिक अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा मनी मार्केट। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। फिर नेक्स्ट है कि the total fertility rate is in an economy is defined as the number of children born per 1,000 people in the population year, the number of children born to a couple in their lifetime in a given population। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, इज एन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन वुड हैव इफ शी वर टू लिव टू द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स एंड गिव बर्थ इन अकॉर्डेंस विद द करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। तो वो फर्टिलिटी रेट जो अभी है और उसके बेसिस पे उसके जो लाइफ स्पैन है, जो एक चाइल्ड बियरिंग एज होती है वुमेन की, उस एज में कितने बच्चे वो पैदा कर सकते हैं, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोल सकते हैं। इट्स कैलकुलेटेड बाय एडिंग टुगेदर द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर ईच 5 ईयर एज ग्रुप। टोटल फर्टिलिटी मेजर्ड इन चिल्ड्रन पर वुमेन, तो एक वुमेन कितने चाइल्ड बियर कर सकती है उसके चाइल्ड बियरिंग एज में, वो टोटल फर्टिलिटी रेट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये थोड़ा डाइसी सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट अभी आंसर आपको मे भी ना मिले। कंसिडर द फॉलोइंग, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो FFIs है कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें प्राइमरी डीलर्स कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ RBI। तो प्राइमरी डीलर एक्सेस कर सकते हैं ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट LAF। उसमें कुछ NBFCs भी आते हैं जो एज अ प्राइमरी डीलर काम, प्राइमरी डीलर जो है अपने आप को क्या है बिहेव कर रहा है। अदरवाइज ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आई डोंट नो UPSC इसका क्या आंसर जो रिलीज करती है। अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होनी चाहिए उस हिसाब से। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया और स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया कैन indeed offer a separate trading platform for debt instrument, bond and other securities. This provides a mechanism for trading debt securities separately from equity share। तो इसका आंसर वैसे 2 और 3 होना चाहिए, बट अगर वो प्राइमरी NBFC एज अ प्राइमरी डीलर जो है वो एक्सेस कर सकता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, तो तब ये इसका आंसर C हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।